हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी जो है वो भी अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है एवरीबॉडी। हालांकि मैं चेक कर चुका हूं, फिर भी आप लोगों से पूछना जरूरी बनता है, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS पर। और मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आधुनिक भारत का इतिहास उत्तर लेखन के माध्यम से, ठीक है ना। जैसे कि हम लोगों ने पहले ये क्लास स्टार्ट की हुई है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लगातार जो सीरीज आपको मिल रही है इसका बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने अभी तक सीरीज को नहीं ज्वाइन किया है, पिछले लेक्चर जरूर देख लें। और आपको बता दूं कि ये जो हमारी आधुनिक भारत के इतिहास की जो श्रृंखला है दोस्तों, ये आपकी सोमवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक चलती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसमें हम लोग उन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो आधुनिक भारत में क्वेश्चंस बन सकते हैं और उसके कंसेप्चुअल पोर्शन को हम कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और आज उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर भारत में विजयी कैसे हुई थी, उसके कौन कौन से कारण थे, किस तरीके से वो यहाँ पर अपनी विजय हासिल करती है, कौन सी परिस्थितियां थी, ठीक है ना। उन सब पर मैंने चर्चा की थी और उत्तर का पूरा एक मॉडल मैंने आप लोगों को डिस्कस भी किया था, ठीक। आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, समझ लीजिएगा। और इसमें लिखना भी उतना आसान भी है, उतना कठिन भी है। बस इतना समझिए कि पूरे के पूरे भारतीय इतिहास को इसको आपको 200-250 शब्दों में समेटना है, इसलिए टफ लगेगा। देखने में क्वेश्चन बहुत आसान है, और लेकिन जब लिखने बैठेंगे तब लगेगा कि सर इसमें कंटेंट तो बहुत ज्यादा है, आखिर इसको समेटेंगे कैसे। इसलिए आपसे कहा जाता है कि विषयों की पढ़ाई अपनी जगह पर है और उन सारी चीजों को लिखना और उनको समेटना अपनी जगह पर है। इसलिए बहुत सोच समझ करके आप जैसे जो सीरियस छात्र हैं, सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो अपने भविष्य के लिए बहुत सीरियस हैं, अपना समय सोचिए निकाल करके यहाँ पढ़ते हैं, किसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उनका इसको फायदा मिले, उसको समझ लीजिए कि हम उनके भविष्य के लिए थोड़ा सा आशान्वित हों, उनकी हेल्प कर सकें। इसलिए मैंने आंसर राइटिंग का जो कंसेप्ट है उत्तर लेखन का, ये मैंने शुरू किया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और इसमें चर्चा करेंगे कि क्या क्या है। पहली बात तो यह है कि दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर क्वेश्चन पढ़ करके समझ में नहीं आता तो उत्तर नहीं लिखा जा सकता। ध्यान रखिएगा, बात समझिएगा कि यहां पर आपका सारा ध्यान कहां जाएगा, ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना के विभिन्न चरणों पर, कि वो कौन कौन से चरण हैं। और जिसने थोड़ी बहुत इतिहास पढ़ रखा है वो इनके चरणों को आसानी से लिख सकता है, लेकिन आंसर का जो मार्क्स हैं, उत्तर के जो अंक हैं, वो उसको भी अच्छे से नहीं मिलते। कारण, क्योंकि इसमें एक चीज और भी दे रखी है जिसको थोड़ा सा हमको समझना जरूरी है, और वो है दोस्तों उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब ये नहीं होता कि हम गुलाम बन गए और उसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। ध्यान रखना कि हम गुलाम बन गए हों और हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी थोड़ी सी व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, इसलिए उत्तर लेखन में हमें 1 से 2 लाइन में कम से कम मान के चलिए उपनिवेशवाद को व्याख्या करनी है कि उपनिवेशवाद होता क्या है, क्या होता है। ध्यान रखना, बात समझिएगा। और फिर भारत को उपनिवेश बनाया गया, भारत को क्या बनाया गया, उपनिवेश बनाया गया। तो भारत कैसा उपनिवेश बना,
बनाया गया, ठीक है ना। क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, वही आपके अलग अलग चरण होंगे। ध्यान रखना, भारत को उपनिवेश बनाया गया और इसको लेकर के एक चरण में, ध्यान रखना, उपनिवेश नहीं बनाया गया, बल्कि इसके कई चरण थे। वही क्वेश्चन पूछा गया है कि चरण कई सारे हैं, ठीक है ना। उन चरणों की चरण 1 है, फेज 2, फेज 3 तीसरा चरण है, ठीक है ना। इस तरीके से अलग अलग चरण हैं। अलग अलग चरण में अलग अलग तरीके से भारत को उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया को जारी रखा गया। जैसे जैसे उनके उद्देश्य बदलते गए, वैसे वैसे उनके चरण जो हैं, चरण के अंदर की जो गतिविधियां हैं वो बदलती चली गई। तो पहले तो हमें ये जानना है कि आखिर उपनिवेश होता क्या है, फिर हम आगे जानेंगे कि भारत को उपनिवेश बनाने के लिए क्या क्या और कौन कौन से चरण शुरू किए गए। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं, यहीं पर ध्यान रखना कि आखिर उपनिवेश होता क्या है। मैं इसको अलग 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 पेज पर ले लेता हूं। ध्यान रखना, वो है आपका उपनिवेशवाद क्या होता है। उपनिवेशवाद या उपनिवेश, ध्यान रखना, उपनिवेश होता है जब कोई देश, ध्यान रखना, जब कोई देश किसी अन्य देश पर, ध्यान रखना, अन्य देश पर अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए, आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए नियंत्रण करता है। ध्यान रखना, जब कोई देश किसी अन्य देश पर अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए, आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए नियंत्रण करता है, अर्थात इसका अर्थ हो गया कि वह, यानी कि वह देश दूसरे देश के संसाधनों का उपयोग करता है, संसाधनों पर नियंत्रण करता है, या उसके संसाधनों का उपयोग करता है, दूसरे देश के बाजार का उपयोग करता है, उपयोग करता है। ध्यान रखना, लेकिन यहीं पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, लेकिन ध्यान रखना, उस देश का कोई विकास नहीं करता। ध्यान रखना, उस देश का विकास नहीं करता, बल्कि उसका उपयोग करने के लिए रणनीतियां बनाता है। अब सोचिएगा, अब इन रणनीतियों के माध्यम से थोड़ा बहुत विकास हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई समस्या नहीं। ध्यान रखना, तो ब्रिटेन भी भारत को केवल एक उपनिवेश बनाना चाहता था, उसके संसाधनों का उपयोग करना, उसके बाजार का उपयोग करना, बस यहां का विकास करना नहीं है। हां, विकास हो गया है, वो किस लिए हो गया है, जिससे कि यहां के संसाधनों का और अच्छे से दोहन किया जा सके, बस उसके लिए उन्होंने विकास किया है। जैसे सिंपल सा समझ लीजिए, मुकेश अंबानी ने जियो फोन लॉन्च किया, जियो सिम लॉन्च की, जियो नेटवर्क लॉन्च किया और आपको साल भर तक मुफ्त दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि वो आपके भला चाहते हैं। कंपनी और बिजनेस मैन, कॉर्पोरेट्स, चाहे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो और चाहे रिलायंस कंपनी हो, दोनों का उद्देश्य एक ही है, वो है मुनाफा कमाना, प्रॉफिट कमाना। उसके लिए प्रॉफिट कमाने के लिए हो सकता है अगर उनको प्रॉफिट मिलता है आपको मुफ्त देने से, तो मुफ्त भी देंगे,
और मुफ्त ना देने से प्रॉफिट मिलता है तो नहीं देंगे। ये कंसेप्ट है। अगर उन्हें लगता है कि भारत का विकास करने से उनको लाभ मिलेगा तो विकास करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ध्यान रखना। लेकिन उनका उद्देश्य विकास करना नहीं है, बल्कि उसका उपयोग करना है। उस देश का विकास नहीं करते क्योंकि उनका उद्देश्य नहीं है, वो यहां विकास करने नहीं आए। तो बात आते हैं, उपनिवेशवाद क्या है? यह एक क्या है? प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया। तो उपनिवेशवाद एक प्रक्रिया है जिसमें कोई देश किसी अन्य देश के संसाधनों पर या अन्य देश पर अपना आर्थिक हितों के दृष्टिकोण से नियंत्रण स्थापित करता है। ध्यान रखना। इसी से मिलता जुलता एक शब्द और है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में अंतर है। साम्राज्यवाद का मतलब होता है हम उस देश पर पूरी तरह से कब्जा कर लें, उसको अपने नियंत्रण में ले लें, अपने क्षेत्र का विस्तार कर लें। जैसे पुराने समय में, मध्यकाल में, प्राचीन काल में एक राजा दूसरे राज्य पर नियंत्रण कर लेता था, युद्ध करता था और उस पर कंट्रोल कर लेता था, उसको जीत लेता था। वो साम्राज्यवाद कहलाता है। यह साम्राज्यवाद नहीं है, बल्कि क्या है? उपनिवेशवाद। यानी कि उस देश को केवल अपना एक उपनिवेश बना के रखना है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। ध्यान रखना। तो साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद में अंतर है। साम्राज्यवाद में पूरे साम्राज्य का दूसरे देश पर कंट्रोल करके अपना साम्राज्य स्थापित किया जाता है, उसको अपने क्षेत्र में मिला लिया जाता है। ठीक है? जबकि उपनिवेशवाद में पूरा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य होता है उसका आर्थिक दोहन करना, उसका आर्थिक उपयोग करना, सिर्फ उसको अपना साम्राज्य बनाया नहीं जाता। क्लियर हो गया? इसी पर्पज से सोचिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर नियंत्रण करने की कोशिश की थी। एवरीबॉडी क्लियर? समझ में आ गया? तो उपनिवेशवाद क्या है? तो अब यहां पर आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा? यहां पर आपको स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के आर्थिक संसाधनों और बाजार का उपयोग करने के लिए भारत पर नियंत्रण करने की कोशिश की और उसे अपना एक उपनिवेश बनाया। और यह उपनिवेश एक बार में नहीं बना, बल्कि अलग अलग समय पर उसकी नीतियां बदलती गईं, उसी के अनुसार उनके उपनिवेशवाद के चरण भी बदलते गए। इस तरीके से आपको लिखना है। ध्यान रखना, सारी चीजें यहां पर संभव नहीं हैं, बल्कि जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, उसको पॉइंट को लिखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को एक उपनिवेश के रूप में स्थापित करती है जिससे कि उसके आर्थिक हितों की पूर्ति की जा सके। और यह प्रक्रिया एक बार में संपन्न नहीं हुई थी, बल्कि उनके उद्देश्य बदलने के साथ साथ उसके चरण भी बदलते चले गए। इसलिए भारत में उपनिवेशवाद या भारत का उपनिवेश बनना कई चरणों में संपन्न हुआ है। क्लियर? लिख सकते हैं अब? सुनिए और लिखिए, चाहे पॉज कर करके लिखिए, लिखिएगा इसको। मैं हर बात यहां नहीं लिख सकता, मैं चाहता हूं कि आप समझें और उसको नोट करने की कोशिश करें, वीडियो देखें, लिखें आप इस तरीके से। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? मैंने तो यहां पर उपनिवेशवाद की परिभाषा दी है, क्वेश्चन में आपको उसी तरीके से लिखना है। तो यहां क्या लिखेंगे? वही जो मैंने कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को अपने आर्थिक हितों के दृष्टिकोण से उपनिवेश बनाने के प्रयास किया था। ठीक है ना? जिससे कि वह उसके संसाधन और उसके बाजार का उपयोग कर सके। ठीक है ना? क्लियर? लेकिन यह प्रक्रिया किसी एक चरण में ना होकर के कई अलग अलग चरणों में हुई, क्योंकि कंपनी के उद्देश्य बदलते चले गए, या ब्रिटिश सरकार के या ब्रिटिश सत्ता के जो उद्देश्य हैं वो बदलते चले गए, इसलिए चरण भी बदलते चले गए। क्लियर है? लिख सकते हैं आप? लिखिए और समझिए, यही है बेटा। ध्यान रखिएगा, ये जीएससी क्लास में पढ़ा रहा हूं, वो भी यूट्यूब पर। इतना लेवल पर सोचिए कि ऑप्शनल में भी नहीं ढंग से पढ़ाया जाता है।
और जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है ना, उसके लिए तो रामबाण है ये टॉपिक, और ये पूरी सीरीज रामबाण है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो इसी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, और इसी पैटर्न पर हम लोग, ध्यान रखना, बैच स्टार्ट किए हुए हैं 2024 को लेकर के। इसी पैटर्न पर हमारे स्टडी आईक्यू का जो पढ़ाने का जो पैटर्न है, अन्य संस्थानों से आप लोग जुड़े होंगे, जाने होंगे, समझे होंगे कि स्टडी आईक्यू की जो पहचान है अपनी क्वालिटी को लेकर के है। बड़े बड़े टीचरों के नाम से फेमस नहीं है, यह आप अच्छी समझ लीजिएगा। बड़े बड़े टीचरों के नाम से फेमस नहीं, बल्कि अपनी क्वालिटी से वो फेमस है, क्योंकि सारे टीचर मेहनत करते हैं आपके लक्ष्यों को हासिल करने में, टू द पॉइंट पढ़ाई करने में। और उसी पर सोचिएगा, हम लोगों ने इवनिंग में P2I बैच लॉन्च किया हुआ है 2024 के लिए, और ये बैच ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है शाम को 6 बजे। कितने तारीख से? 23 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। और इसके एडमिशन की जो लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा, वो क्या है? एडमिशन की लास्ट डेट आपकी 31 अगस्त है। अब कहोगे 31 अगस्त क्यों है? और इस पर ध्यान दीजिएगा, 31 अगस्त लास्ट डेट एडमिशन की। ये वो महीना है दोस्तों, जिस महीने में अगर आप अपनी तैयारी को शुरू कर लेते हैं तो आपकी संभावना 2024 में सफल होने की बन जाती है। और जितना इसको डिले करेंगे, हमारे बैच तो देखिए 2024 2025 में आगे भी चलते रहेंगे, ध्यान रखना, लेकिन आपके पास समय कम पड़ जाएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने इधर, ठीक है ना, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने उधर। मई में आपका एग्जाम है प्रारंभिक परीक्षा का। तो सोचिए 8 महीने सिर्फ आपके पास हैं, जिसमें आपको फाउंडेशन भी तैयार करना है और प्रारंभिक परीक्षा भी तैयार करनी है। समझिएगा, उसी में प्रैक्टिस भी करनी है, सारी चीजें। ऑलरेडी आप लोग 2 महीने लेट हो चुके हैं। अब इससे ज्यादा लेट होंगे तो समझ लीजिए आपका उतना ही नुकसान अधिक होना है, उतना ही अधिक होना है। समझ ली, हमारा कुछ नहीं बेटा, हम तो पढ़ाएंगे, आगे करते रहेंगे। आपका टारगेट 2024 की जगह 2025 बन जाएगा। फिर हम चाहते हैं कि 2024 में आप लोग निकालें, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस बैच को ज्वाइन करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना आपको नुकसान होगा। बस हम ये नहीं चाहते। आप देखिए, पढ़ेंगे आज नहीं तो कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि समय पर सारी चीजें मिल जाएं, और जितनी जल्दी आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए उतना बेटर है। सोचिए कि जितना हम इधर फाउंडेशन कंप्लीट करेंगे जनवरी से पहले, उतना हमको प्री के टाइम पर पूरा फोकस का करने का समय मिल जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा कवर कर पाएंगे, फिर मेंस का भी कवर कर पाएंगे, अन्यथा वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब आप समझ लीजिए, ठीक है ना। और ये बैच तीनों लैंग्वेज में स्टार्ट हो रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल, जिसे कहते हैं हिंदी इंग्लिश मिक्स, हिंग्लिश कहते हैं इसको, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स पढ़ाया जाता है, ठीक। और इसकी जो फीस थी वो 70,000 रखी गई थी, लेकिन आप लोग अगर कोड इस्तेमाल करेंगे MK लाइव तो आपकी फीस पड़ जाएगी 29,999 रुपए। ध्यान रखना, इतनी फीस मात्र। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? इसमें देखिए, एक तो मेरा कोड इस्तेमाल करने से, इस कोड को इस्तेमाल करने से सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? कोड आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस कोड का इस्तेमाल करने से सबसे बड़ा फायदा होगा कि आप मुझसे पर्सनली अटैच हो जाएंगे। बाकी ध्यान रखिएगा, आपको मेंटर्स तो मिलेंगे, जो संस्थान की तरफ से मेंटर्स हैं, लेकिन MK लाइव कोड इस्तेमाल करने से आपका अपना मेरे साथ कनेक्शन जुड़ जाएगा, जिसमें आपको पर्सनल गाइड करना, पर्सनल हेल्प करना, ठीक है ना, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये भी करेंगे, लेकिन एक विशेष तौर पर आप मेरे साथ अटैच रहेंगे। ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपके लेक्चर नोट्स भी आपको मिलेंगे, जो क्लास में पढ़ाए जाते हैं वही मिलेंगे, बुक्स मिलेंगी, बुक्स के फॉर्म में मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, यानी कि मेंस के टाइम पीरियड में अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको 4 महीने हम लोग अपने स्टडी आईक्यू के सेंटर पर रहने खाने का इंतजाम हम खुद करेंगे, और 4 महीने हमारी पूरी टीम, मेंटर्स और फैकल्टीज आपके साथ बैठ करके मेहनत करेंगे,
जिससे कि आपके एक एक टॉपिक को कवर किया जा सके, एक एक टॉपिक की प्रैक्टिस की जा सके मेंस के लिए। जैसे इस समय हम लोग यहाँ करा रहे हैं ना, सेम उसी तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन की यहाँ बिठा के प्रैक्टिस की जाएगी। ध्यान रखें हर सेगमेंट की। तो उस समय सोचिए कि 29,999 रुपए कितनी बड़ी चीज होगी कि हम सोचिए 4 महीने आपको रहने खाने की व्यवस्था तो देंगे देंगे फर्स्ट क्लास, और सबसे बड़ी चीज सारे फैकल्टी मेंबर, सारे मेंटर्स की टीम आपके साथ जुड़ी रहेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आपको डिस्कस करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। उसके लिए लाखों रुपए लोग देते हैं, लाखों रुपए देते हैं, आपसे कुछ नहीं लेंगे, और ऊपर से प्रारंभिक परीक्षा पास करवाएंगे, वो अलग मेहनत करेंगे आप भी और हम भी। तो ये है हमारा प्रोग्राम, इसलिए इसको लेट मत कीजिएगा। जितना लेट करेंगे समझ लीजिए फिर हम हाथ खींच लेंगे कि भाई हम भी क्या करें, आप लोग इतने लेट आए हैं, हम आपको 7 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में, अब आपको हम क्या करा देंगे? हम घुट्टी थोड़ा ना पिला देंगे, हमको भी समय चाहिए कि नहीं चाहिए? बस लास्ट में क्या होता है पता है, जब समय कम बचता है तो क्रैश कोर्स की तरफ टॉपिक कवर किए जाते हैं, उसमें फिर कोई गारंटी नहीं होती कि कितने टॉपिक फंसेंगे कितने नहीं फंसेंगे। इसलिए बेटर यही है समय पर सारी चीजें कंप्लीट करिए। इस महीने के बाद फिर आप लोगों का टारगेट 2024 कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ध्यान रखना। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन का आंसर। तो हमने ब्रिटिश उपनिवेशवाद, तो उपनिवेशवाद के बारे में हमने यहां पर चर्चा कर ली। तो भूमिका में हम क्या लिखेंगे? उपनिवेशवाद के भारत को कैसे और क्यों उपनिवेश बनाया गया। उपनिवेश बनाया, उसके बाद कैसे कैसे बनाया, उसके 3 चरण हैं, उसके हम जहां चरणों की बात करेंगे। पहला चरण कहलाता है वाणिज्यिक पूंजीवाद, दूसरा कहलाता है औद्योगिक पूंजीवाद, तीसरा कहलाता है वित्तीय पूंजीवाद। पहला चरण 1757 से लेकर के 1813 तक चला, ठीक ना। दूसरा चरण चला 1813 से 1857 तक, और तीसरा चला 1857 से 1947 तक। अलग अलग चरणों में कंपनी के उद्देश्य बदलते चले गए, इसीलिए उनके चरण भी बदलते चले गए। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर समझ लीजिए, मैं इस चरणों की के बारे में चर्चा तो करूंगा ही करूंगा, बस यहां समझ लीजिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान रखना, 1757 से पूर्व। अब कहोगे 1757 क्या है? 1757 में 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें सोचिए उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल पर कब्जा कर लिया था। यानी एक प्रकार से बंगाल पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी 1757 से। यानी कि उन्होंने अपना साम्राज्य अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसलिए 1757 को हम एक डेड लाइन मान के चलते हैं कि ये हमारी एक लाइन है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो 1757 से पहले कंडीशन क्या थी? ये है आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान रखना। 1757 से पहले क्या करती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, ध्यान रखना। और जब भारत आती है तो क्या करती है? अपने यूरोप से क्या लेके आती है? धन लाती है। एरो बना हुआ है, यानी कि धन लेकर के आती है। यहां पर क्या करती है? भारत में क्या करती है? यहां पर माल खरीदती है उस पैसे से, और माल में क्या है? मसाले, और दूसरा क्या है? मसालों के साथ साथ क्या है? मसालों के साथ साथ है कपड़े और अन्य सामान। इस सामान को वो खरीदती है, और खरीद करके सोचिएगा क्या करती है? इस सामान को खरीद करके इसको लेके चली जाती है। यहां पर हम कह सकते हैं कि वो क्या लेके जाती है? माल लेकर के जाती है। धन लाती है, पैसा लाती है, और माल खरीद करके लेके जाती है। अब इसमें फायदा किसका है? ध्यान रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सोचिएगा लाभ है किस बात का? सिर्फ लाभ उसका व्यापारिक लाभ है, केवल व्यापारिक लाभ, क्योंकि वह 20 का माल खरीदती है, 30 में, 40 में, 50 में जाकर के बेच देती है। तो जो मार्जिन है वो उसका प्रॉफिट है, सिर्फ इतना करती है। यहां पर भारत को क्या लाभ है? भारत को लाभ है यहां पर औद्योगिकरण में वृद्धि। औद्योगिकरण में
क्योंकि यहां पर औद्योगिकरण हो रहा है, यानी उद्योग विकसित हो रहे हैं, क्योंकि माल खरीदा जा रहा है, तो औद्योगिकरण में वृद्धि हो रही है, यहां पर लोगों को रोजगार मिल रहा है, ठीक है ना, यहां पर लोगों की आय बढ़ रही है, कुल मिलाकर के तो ये भारत को लाभ हैं इसके, ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दोनों को लाभ है, भारत को भी है और कंपनी को भी है। और अकेले ध्यान रखिएगा, ऐसी कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, डच कंपनी भी है, पुर्तगाली कंपनी भी है, फ्रांसीसी कंपनी भी है, डेनिश कंपनी भी है, सब आते हैं, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। पहला चरण बात समझ में आ गई। तो जो 1757 से पहले की कंडीशन यही है। ऐसी कंडीशन में सोचिए कि अगर यहां लाभ कमा रही है, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी है, ध्यान रखना क्या है, एक कंपनी है, जस्ट अ कंपनी। और कंपनी का उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, और लाभ कमाने के लिए वो क्या करेगी, कुछ भी करेगी। इसीलिए वो पहले चरण, पहले समय से ही क्या करती है, अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए वो कोशिश करती है कि क्यों ना हम व्यापार पर मोनोपोली करें। क्या करें, व्यापार पर मोनोपोली, एकाधिकार करें। ध्यान रखिएगा, तो यहां पर तो एकाधिकार नहीं करती, लेकिन कोशिश शुरू होती है। तो यहां समझिएगा, यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान रखिएगा, व्यापार पर एकाधिकार का प्रयास करती है, प्रयास करती है, एकाधिकार का प्रयास करती है। सफल कितनी होती है वो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रयास करती है, ठीक। तो 1757 से पहले कंडीशन ये रही, लेकिन 1757 में उसने क्या किया, बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश की, और यहां से उसकी नीति बदल गई, और उस नीति को हम कहते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद। अब एक एक करके हम आते हैं इसी पर कि कैसे क्या क्या चीजें हुई थी, और उसी के अनुसार आपको आंसर लिखना होगा, ध्यान रखना। अब आते हैं इसमें, देखिएगा यहीं पर समझिएगा, जो वाणिज्यिक पूंजीवाद का जो चरण है, इसको आप समझिए यहां पर 1757 से 1813। इस चरण में क्या किया, इस चरण में भी ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, भारत आती है, लेकिन अब वो क्या कोशिश करती है, यहां पर उसके उद्देश्य बदल गए हैं। अब वो चाहती है कि वह यहीं पर अपना निवेश निकाले, ध्यान रखना। तो इस चरण में क्या करती है कंपनी, अपना जो निवेश है, निवेश भारत से ही निर्मित करना चाहती है, करना। और दूसरा क्या चाहती है, दूसरा चाहती है व्यापारिक एकाधिकार। क्या चीज, व्यापारिक एकाधिकार, ध्यान रखना। ये दो उसके उद्देश्य हैं, क्या हो गए उसके उद्देश्य, अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए। तो क्या लिखेंगे, वाणिज्यिक पूंजीवाद के चरण में कंपनी का उद्देश्य बदल गया, वह भारत से ही निवेश चाहते थे और व्यापारिक एकाधिकार चाहते थे, अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए। इस कंडीशन में अब यहां समझ लीजिए वो क्या कर रही है, भारत में ही अब क्या कर रही है, भारत में सोचिएगा कंपनी अपना निवेश यानी कि धन, ध्यान रखना, यहीं से निकाल रही है, ला नहीं रही। अब जो धन आ रहा था वहां से, ध्यान रखना, वो बंद हो गया, बोले कि हम वहां से धन नहीं लाएंगे, हम यहां से धन नहीं लाएंगे। ये समझने के लिए है, ये लिखने के लिए है, ध्यान रखना। अब वो धन नहीं लाएंगे, धन वो यहीं से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहां पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण के माध्यम से। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण के द्वारा हम यहीं से निकालेंगे, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, नियंत्रक द्वारा, इसी में वो राजस्व निकालेंगे, राजस्व संग्रह करेंगे, इसी में वो उपहार लेंगे, यहीं पर वो लूट करेंगे,
यानी कि सारे तरीके से वो चाहे राजस्व वसूलें, चाहे वो उपहार लें और चाहे किसी को लूटें, पैसा यहीं से निकालेंगे और इसके माध्यम से वो भारत पर अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नियंत्रण करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे। उस पैसे से क्या लेकर के जाएंगे? माल यानी कि वस्तुएं लेकर के जाएंगे यहां से। ये हुआ। आ क्या रहा है इंग्लैंड से? कुछ नहीं। जा क्या रहा है? सब कुछ यहां से। सोचिएगा, तो पहले चरण में उन्होंने यही किया और इसके लिए क्या किया उन्होंने? यहीं पर समझ लीजिए, इस चरण में क्या क्या नीति अपनाई, कौन सी नीति है, ये मैंने केवल समझाया है। इसके लिए उन्होंने क्या नीति अपनाई, ध्यान रखिएगा। उन्होंने इस चरण में राजनीतिक स्तर पर राज्यों पर नियंत्रण किया। राज्यों पर नियंत्रण, सोचिएगा कौन कौन से राज्य, ध्यान रखिएगा, बंगाल पर, अवध पर, सोचना, मैसूर पर, मराठा पर, इन पर उसने नियंत्रण कर लिया। सोचिए, बंगाल भी कब्जे में ले लिया, अवध भी कब्जे में ले लिया, मैसूर भी कब्जे में ले लिया, मराठा भी अपने कंट्रोल में कर लिया, जिससे कि यहां से अब रेवेन्यू उनको मिलता रहे। ठीक है ना? इसके लिए उन्होंने कौन सी नीति अपनाई? यहां पर उन्होंने, सोचिएगा, बंगाल में ध्यान रखना, द्वैध शासन की नीति अपनाई और उन्होंने सहायक संधि की नीति अपनाई। सहायक संधि, सहायक संधि यानी उन पर थोप करके अपनी सेना किराए पर देना और वहां पर कंट्रोल कर लेना, बदले में राजस्व लेना, पैसा लेना, उस पैसे से माल खरीदना, माल खरीद करके इंग्लैंड ले जाना और सारा कुछ बेच करके वहीं छोड़ देना। ये इन्होंने राजनीतिक स्तर पर यहां पर किया है कि नहीं? यानी कि भारत को लूटने की पॉलिसी। ध्यान रखिएगा, यहां पर उन्होंने आर्थिक स्तर पर क्या किया? आर्थिक स्तर पर ध्यान रखना, ये राजनीतिक स्तर है। अब यहां आर्थिक स्तर पर क्या किया उन्होंने? आर्थिक स्तर पर उन्होंने भूराजस्व नीति अपनाई। भूराजस्व नीति, यहीं पर उन्होंने क्या किया? कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण, धन का निष्कासन किया। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से भारत को लूटने की उन्होंने नीति अपनाई। अब बात आती है, क्या उन्होंने सामाजिक स्तर पर कुछ किया? सामाजिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई समाज का विकास नहीं करना। वो चाहते कि तुमको जीना है जियो, मरना है मरो, किसी को जलाना है, किसी को मारना है, किसी को लूटना है, वो तुम करो, हमको तो तुम्हें लूटना है सिर्फ। इसलिए सामाजिक स्तर पर पहले चरण में उन्होंने कुछ नहीं किया। इट इज क्लियर? और अगर प्रशासनिक स्तर पर देखें तो ध्यान रखने का, प्रशासनिक स्तर पर उन्होंने, सोचिएगा, कई प्रकार की नीतियां बनाई प्रशासनिक स्तर पर। ठीक है ना? सोचिएगा, पुलिस व्यवस्था, सोचिए न्यायपालिका, उन्होंने इसी पीरियड में, सोचिएगा, सिविल सेवा की शुरुआत की। कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा, इनकी शुरुआत की, पुलिस व्यवस्था लागू की, न्याय व्यवस्था लागू की, सिविल सेवा लागू की, जिससे कि अच्छे तरीके से इस प्रशासन को चलाया जा सके, जो हम कर रहे हैं उसको बचाया जा सके। तो सोचिए, पहले चरण में उन्होंने भारत के आर्थिक संसाधनों के दोहन करने के लिए व्यापारिक एकाधिकार और राजनीतिक एकाधिकार की नीति अपनाई। इसके अंतर्गत उन्होंने राजनीतिक स्तर पर सबसे पहले राज्यों पर नियंत्रण किया, बंगाल में द्वैध शासन और सहायक संधि के माध्यम से सभी राज्यों पर। आर्थिक स्तर पर उन्होंने भूराजस्व नीति, धन का निष्कासन, कृषि के वाणिज्यीकरण की नीति को अपनाया। ठीक ना? सामाजिक स्तर पर उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और प्रशासनिक स्तर पर उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था का विकास किया, जिसमें न्यायपालिका, ठीक है ना, पुलिस सेवा और
सिविल सेवा जैसी गतिविधियों की शुरुआत की, जिससे कि यहां के प्रशासन को अच्छी तरीके से संचालित करके अपने उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। यह पहले चरण का है। अब कहोगे कि सर इतना बड़ा हम लिखेंगे कैसे? बस इतने ही पॉइंट में उसको थोड़ा थोड़े स्तर पर लिखना है, लेकिन सारे पॉइंट आने चाहिए। मैंने कहा ना, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक सब आने चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर सारे पॉइंट नहीं आएंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक। अब इसके बाद आता है दूसरा चरण, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। औद्योगिक पूंजीवाद का जो चरण है उसका कारण है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। ध्यान रखिएगा, क्या है? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। इसके कारण, इसकी वजह से इनकी जो नीतियां हैं, नीतियां और उद्देश्य बदले। उद्देश्य क्या बदल गए? अब भारत को क्या बनाना है? भारत को कच्चे माल का स्रोत बनाना है, और उसे एक बाजार बनाना है। इसलिए अब यहां पर सोचिएगा, उन्हें भारत से सामान नहीं खरीदना, बल्कि अपना सामान उन्हें वहां बेचना है। इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए सोचिएगा, इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो 1813 के चार्टर एक्ट से मुक्त व्यापार की नीति लागू की। क्या लागू की? मुक्त व्यापार की नीति। मुक्त व्यापार की नीति, अब इंग्लैंड का माल बिना किसी टैक्स के भारत में आ सकता है। यानी कि यहां पर आप समझिएगा, यहां पर मैं हल्का समझाता हूं कि यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत आ रही है, ध्यान रखना, लेकिन लेके क्या आ रही है? माल लेके आ रही है, ठीक ना? और लेके क्या जाएगी? यहां से धन लेकर के जाएगी। उल्टा हो गया, माल आएगा और यहां से क्या जाएगा? धन जाएगा, प्लस क्या जाएगा? कच्चा माल जाएगा, कच्चा माल, जिससे कि इंग्लैंड के उद्योगों को कच्चा माल मिल सके। अब यहां पर बनाना नहीं है, बाकी सोच लीजिएगा, यहां से धन इकट्ठा किया जा रहा है, वो तो अलग है ही है। उस धन से यह सामान खरीदा जाएगा, वही धन यहां से जाएगा। समझिएगा, उस माल को यहां बेचना है, अपना जो खरीद रहे हैं वो है इस जो धन इकट्ठा कर रहे थे राजस्व के माध्यम से, उससे कच्चा माल खरीद रहे हैं, समझना। और जो माल वहां आ रहा है वो बेच रहे हैं, वो अलग जा रहा है। तो दोनों चीजें जा रही हैं, पैसा भी जा रहा है, कच्चा माल भी जा रहा है। यहां से प्रॉपर तरीके से भारत लुटना शुरू हुआ, ध्यान रखना। 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से मुक्त व्यापार की नीति, यानी कि यहीं से भारत एक क्लासिकी, ध्यान रखना, क्लासिकीय उपनिवेश बना। पहले इस तरह का उपनिवेश नहीं था, अब यहां पर प्रॉपर तरीके से उपनिवेश बन गया है। ओके, क्लियर? प्रॉपर तरीके से उपनिवेश बना। अब उसमें उन्होंने क्या क्या किया वो देख लीजिए। यहां पर उन्होंने क्या क्या किया है वो देख लीजिए। राजनीतिक स्तर पर उन्होंने अब क्या किया? राजनीतिक स्तर पर उन्होंने किया प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति, जिसमें डलहौजी की क्या है? डलहौजी की विलय नीति या हड़प नीति है, यानी राज्यों पर अब कंट्रोल कर लीजिए, अब इनको छोड़िए, राजा महाराजाओं हटाइए, पूरा अपने अंडर में ले लीजिए, जिससे कि अपने अनुसार नीतियां बना सकें। ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक स्तर पर पूर्व की भांति, पहले की तरह वही व्यवस्था चलती रहे। आर्थिक स्तर पर एक चीज और हुई, यहां पर सबसे बड़ी भू राजस्व नीति थी, वो चल ही रही थी, ठीक है ना, बाकी सब चल रहा था। अब यहां दो चीजों पर फोकस किया गया, ध्यान रखना, दो विशेष चीजों पर फोकस। एक
कृषि के वाणिज्यीकरण पर। अब कृषि का वाणिज्यीकरण क्या, यानी कि किसानों को मजबूर करना कि वह वाणिज्यिक फसलें उगाएं, अनाज नहीं, यानी कि ऐसी फसलें उगाएं जिसकी इंग्लैंड के उद्योगों को जरूरत है। तो कृषि का वाणिज्यीकरण। और दूसरा, यहीं पर उन्होंने विऔद्योगीकरण की नीति, यानी भारत के उद्योगों को नष्ट करना, विऔद्योगीकरण। क्योंकि भारत के उद्योग खत्म नहीं होंगे तो लोग हमारा माल कैसे खरीदेंगे। विऔद्योगीकरण, इन दो नीतियों पर विशेष बल दिया गया, ठीक है ना। तीसरा और क्या किया गया, सामाजिक स्तर पर। सामाजिक स्तर पर उन्होंने सुधार की नीति बनाई। सुधार की नीति, एक तरफ उन्होंने समाज सुधार किए, समाज सुधार, चाहे सती प्रथा हो, चाहे विधवा विवाह हो, ठीक है ना, समाज सुधार की नीति अपनाई। इसी में उन्होंने शिक्षा की बात भी की, शिक्षा का विकास। सोचिएगा, शिक्षा के विकास के लिए 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया इसी समय, जिससे कि भारत में शिक्षा को लागू किया जा सके। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है भारत में, ध्यान रखना, एक बुद्धिजीवी वर्ग तैयार करना, अर्थात उससे अपना क्या बनाना, बाजार बनाना, और उन्हें सस्ता क्लर्क बनाना, सस्ता क्लर्क बनाना और बाजार बनाना, ये दो चीजें। अब कहोगे ऐसे कैसे, देखिए, जो पढ़ा लिखा है वो चाहता है भारत में सुधार हो, तो वो सुधार करने के लिए पता था कि भारत के राजा महाराजा सुधार नहीं करेंगे, भारत के लोग सुधार नहीं करेंगे, तो क्यों ना ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर के उन सुधारों को लागू किया जाए। इस तरीके से ब्रिटिश कंपनी ने उन लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो वो उनके पक्षधर हो गए, इसलिए 1857 क्रांति में बुद्धिजीवी वर्ग ने कोई भी योगदान नहीं दिया था, ठीक। दूसरा, जब वो बुद्धिजीवी हो गए तो उन्हीं को उन्होंने शिक्षा उपलब्ध कराने की कोशिश की, अंग्रेजी शिक्षा वगैरह, जिससे कि उनको सस्ते क्लर्क मिल सके, क्योंकि इंग्लैंड के पास इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि वहां से लोगों को बुलाएं, और बुला भी लेंगे तो बड़े महंगे पड़ेंगे, उनका खर्चा बहुत ज्यादा होता है। भारत के लोग बहुत सस्ते कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हैं, अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने यहीं से लोगों को क्लर्क बनाना शुरू किया। अब जो सोचिए, अंग्रेजी बोलेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, सारी चीजें करेगा, बुद्धिजीवी होगा, वो क्या करेगा, वो भारतीय धोती कपड़ा पहनेगा, धोती कुर्ता पहनेगा, टोपी पगड़ी पहनेगा, या उनकी तरह सूटेड बूटेड तरीके से रहना पसंद करेगा, फिर उन्हीं के जैसे सामान को खरीदना शुरू करेगा। तो उन्होंने अपना बाजार बनाना शुरू किया इस तरीके से। तो ये था उनकी सामाजिक आर्थिक नीति। और इसमें एक भूमिका सामाजिक स्तर पर और भी थी, वो थी ईसाई मिशनरियों का योगदान, ईसाई मिशनरियों का प्रवेश भारत में, जिससे कि इनको क्या बनाया जा सके, ईसाई धर्म का प्रचार करके इनको ईसाई बनाया जाए और इनसे अपना बाजार बनाया जाए, इनका धर्म भ्रष्ट करवाया जाए, धर्म बदलवाया जाए। तो इस तरीके से उन्होंने दूसरे चरण में यह सब किया था। देखिए, मैं समझा पूरे डिटेल में रहा हूं, आंसर आपको इसी में से ही 2-2 लाइन में, 3-3 लाइन में उसको क्रक्स को आपको लिखना है। देखिए, सारी बातें इसलिए हैं क्योंकि अगर आप सारी बातें जानेंगे नहीं तो सारी बातें लिखेंगे कैसे। और मैं यहां पर आधा अधूरा पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को लगेगा सर समझ में कुछ नहीं आया, तो मैं समझा रहा हूं। लिखना, उत्तर लिखना एक अलग चीज है। जब सारी चीजें क्लियर होंगी तो उत्तर भी लिख जाएगा। अब उत्तर क्या लिखा जाएगा, दूसरे चरण औद्योगिक पूंजीवाद का मुख्य कारण था इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, जिसके कारण उनकी नीतियां उद्देश्य बदल गए कि वो भारत को कच्चे माल का और बाजार, कच्चे माल का स्रोत और बाजार बनाना चाहते थे। इसके लिए चार्टर एक्ट में मुक्त व्यापार की नीति लागू की और इसके माध्यम से राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर अनेक सुधार किए गए, ठीक है ना। राजनीतिक स्तर पर प्रत्यक्ष नियंत्रण, प्रशासनिक स्तर पर
कोई बदलाव नहीं। आर्थिक स्तर पर कृषि के वाणिज्यीकरण और औद्योगिकरण को बढ़ावा, और सामाजिक स्तर पर उन्होंने समाज सुधार, शिक्षा और ईसाई मिशनरियों के माध्यम से बदलने की कोशिश की। हो गया, 50 से 160 शब्दों में सारी बात लिखी जाएगी, सारी बातें आनी चाहिए, ठीक है ना। तीसरा आ जाएगा वित्तीय पूंजीवाद। वित्तीय पूंजीवाद 1857 से लेकर के 1947 तक। इसका क्या है, इसका भी कारण क्या है, इसमें जो बदलाव आया उसका मुख्य कारण था 1857 की क्रांति। इसने बदलाव को दिया, ठीक है ना। और इसकी वजह से अब बदलाव जो आया, वो बदलाव क्या आया, भारत को अब क्या करना है, भारत में सोचिएगा ब्रिटिश पूंजी का निवेश करना है। ब्रिटिश पूंजी का निवेश, और निवेश के लिए सुरक्षित स्थान बनाना है। पहले जो चल रहा था वो सारा कुछ चल रहा है, अब ब्रिटिश सरकार भारत में क्या लेके आ रही है, यहीं पर समझिएगा। यहीं पर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट लिख रहा हूं मैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, वो भारत आ रही है। भारत क्या लेके आ रही है, धन और मशीन लेकर के आ रही है। मशीनें वो लेकर के आ रही है, ध्यान रखना, धन और मशीनें। बाकी यहां से जो पैसा कमाया जा रहा है वो तो धन यहां से कमाया जा रहा है, राजस्व तो चल ही रहा है, ठीक। इसके अलावा और क्या लेके आ रही है, यहां से लेके आ रही है माल। उस माल को तो बेचना ही बेचना है। अब धन भी लेके आ रही है, मशीन भी लेके आ रही है, माल भी लेके आ रही है, लेकिन यहां से लेके क्या जा रही है, यहां से सोचिए धन प्लस कच्चा माल, ये लेकर के जा रही है। धन कैसे, एक तो जो उन्होंने पैसा निवेश किया तो उसका ब्याज वो लेके जा रही है, अपना जो माल बेचा उसका पैसा प्लस कच्चा माल। इस तरीके से यहां से लूट आपकी चल रही है कंटिन्यू, ये भारत में चल रहा है, ठीक है ना। इसलिए यहां पर चीजें बदल गई। इसके लिए सरकार ने क्या किया, यहां पर ब्रिटिश सरकार ने यहां क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राजनीतिक स्तर पर विलय की नीति को त्याग दिया, विलय की नीति खत्म कर दी, बल्कि जमींदारों से सहयोग किया। जमींदार और जो देसी रियासतें हैं उनके साथ क्या किया, सहयोग किया, ठीक है ना। दूसरा, उन्होंने आर्थिक स्तर पर यह पूर्व की भांति ही है, जो चल रहा था वो चल ही रहा है, प्लस एक काम उन्होंने और किया, वो है यहां पर सीमित औद्योगिकरण। यहां पर उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया। उद्योग धंधों को किसको बढ़ावा दिया, जो यहां के बड़े बड़े जमींदार थे, उनको ही पैसा उधार दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज आर्थिक स्तर पर और होती है, वो है निवेश। निवेश, और ये निवेश, ब्रिटिश निवेश कहां हो रहा है, ब्रिटिश निवेश हो रहा है रेलवे में, ब्रिटिश निवेश हो रहा है बैंक में, ब्रिटिश निवेश हो रहा है शेयर बाजार में। शेयर बाजार बन रहे हैं। 1875 में सोचिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बन गया था, ध्यान रखना। निवेश हो रहा है चाय के बागान में, चाय के बागान में, और यहां से पैसा कमा करके वो लेके जा रहा है, ठीक है ना। मशीन तो दे ही रहे हैं, साथ के साथ अब ये भी हो रहा है। आर्थिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर कोई चेंज नहीं है, सेम वही है, पहले की तरह ही है, ध्यान रखना। प्रशासन पे, सामाजिक स्तर पर क्या चेंज हुआ, सामाजिक स्तर पर कोई नीति उन्होंने चेंज की, इन्होंने सामाजिक स्तर पर सोचिए हस्तक्षेप की नीति अपनाई। हस्तक्षेप यानी कि तुमको जिंदा रहना है रहो, मरना है मरो, हमें तो तुम्हें लूटना है फिर से। हमने थोड़ा सुधार करने की कोशिश की, तुमको अच्छा नहीं लगा, मत लगे, ऐसी तैसी में जाओ, बस उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने हस्तक्षेप की नीति, केवल सामाजिक स्तर पर उन्होंने केवल शिक्षा और सोचिए बाल विवाह पर कानून बनाए, सिर्फ
शिक्षा के लिए और बाल विवाह पर कानून बनाए, पर कानून, बस बाकी सब चीजों को छोड़ दिया गया। इतना उन्होंने किया है इसके माध्यम से। यह था आपका कंसेप्ट। तो तीनों चरण क्लियर हो गए। यानी कि वित्तीय पूंजीवाद क्यों? क्योंकि वित्त का निवेश हो रहा है। औद्योगिक पूंजीवाद क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति है। वाणिज्यिक पूंजीवाद क्यों? क्योंकि वहां पर वाणिज्य मतलब व्यापार का विकास हो रहा है, इसलिए। तो वाणिज्यिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद, ये आपका कंसेप्ट है। और तीनों को मिलाकर के आंसर आप लिख सकते हैं और लिख करके आप लोग मुझे दिखा सकते हैं दोस्तों। ये रहा, इस पर मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, 31 तारीख लास्ट डेट है। उसके बाद सोचिए मैं कितनी भी हेल्प करूं, आपका रिजल्ट आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अनलिमिटेड, क्योंकि जब समय कम होगा तो मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। सोचिए, तो क्यों ना उसको हम अभी से लेकर के चलें। MK लाइव कोड इस्तेमाल करिए और काम करिए, ठीक है ना। और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, ये इंस्टाग्राम है, और ये manoj.kumar1@studyIQ, इस पर आप मुझे क्वेश्चंस दिखा सकते हैं, और ये टेलीग्राम लिंक है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, अच्छे से पसंद आई होगी। एक बार नहीं, दो बार रिपीट करके देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।